Bismillahirrahmanirrahim. We are starting this lecture number 2. This lecture number 2 is about the market forces. And generally, there are two market forces that work, which actually are called the demand and supply forces. देखिए बाज़ औक़ात when you say students कि आप economics को define करें, तो वो बहुत सारे students economics को जब define करते हैं, तो वो कहते हैं कि economics is about demand and supply. And this is also correct to some extent कि आप बहुत सारी चीजें जो है वो ज़ाहिर है डिमांड एंड सप्लाई पे ही बेस करती हैं। जहां पर भी आप जाएंगे, जो भी कुछ आप जाएंगे, जिस तरह आप जो डिग्री कर रहे हैं, वो आप जो एडमिशन है आपका वो डिमांड पे डिपेंड करता है, और आपका एडमिशन लेना आपकी सप्लाई पे डिपेंड करता है कराची यूनिवर्सिटी की। और इसी तरीके से जो भी आप चीज खरीदते हैं वो आपका डिमांड एंड सप्लाई पे बेस करता है। जो भी चीज आप खरीदते हैं उसकी कीमत जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस करती है। पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस काम कर रही हैं। पूरी दुनिया में जो है वो व्हीट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं और ये क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस जो है वो काम कर रही हैं। तो पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो अफेक्ट करती हैं डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से। व्हेनेवर एनी ऑफ दीज फोर्सेस चेंजेस, whenever any of these forces works in some direction, it brings change to the market. Like say for example, if demand in your country rises because of the increase in population, the prices go up. आप देखें पूरी दुनिया में जो how fast this increase in population is happening, and this increase in population is continuously putting pressure on the prices. Similarly, the supply constraints, the supply decisions of the producers, they are all basically the things that determine the markets. और market में जो कुछ हो रहा होता है, अच्छा हो रहा होता है या बुरा हो रहा होता है, that all depends on the markets demand and supply forces. और businessman के लिए भी सबसे important जो questions होते हैं वो दो questions होते हैं कि वो जो चीज product produce कर रहा है उसके कितने प्राइस उसको चार्ज करने चाहिए, और कितने प्राइस उसको जो है वो उसके कितना बड़ा क्या प्राइस टैग लगाना चाहिए। देखें, आप एक बिजनेसमैन के तौर पर अगर आप सोचें कि अगर आप एक चीज बनाते हैं और उस पर एक प्राइस टैग लगाते हैं, और ये प्राइस टैग अगर अननेसेसरीली बड़ा है या अननेसेसरीली छोटा है, तो दोनों सूरतों में आपको नुकसान होगा। अगर अननेसेसरीली बड़ा प्राइस टैग आप लगाएंगे तो उससे मार्केट आप लूज करेंगे, क्योंकि लोग आपसे चीज नहीं खरीदेंगे। और अननेसेसरीली छोटा प्राइस टैग लगाएंगे तो उससे भी आप मार्केट के अंदर आपको नुकसान होगा, क्योंकि लोग आपका जो आपने जो प्रोडक्शन की होगी जिसकी जो कॉस्ट है उसमें आपको जो है वो लॉस होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर, there are so many things that you have to determine. So you have to put a right price tag कि आप जो चीज बना रहे हैं what kind of price tag you have to put on it. Like say for example, अगर आप कंप्यूटर्स बना रहे हैं तो आपने कंप्यूटर कितने का बेचना है। अब आप ये देखते हैं कि मार्केट में जब आप जाते हैं तो मार्केट में अगर आप शैम्पूस को देखें या आप सोप्स को देखें या किसी भी आप रेंज ऑफ प्रोडक्ट को देखें, आई वाज टेलिंग यू कि इफ यू जस्ट लुक एट द रेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट, आपको बहुत डिफरेंट प्राइसेस मिलते हैं। लाइक एक शैम्पू जो है वो आपको 200 रुपए का मिलेगा, और उसी आयल के अंदर रखा हुआ एक शैम्पू जो है वो 2000 रुपए का होगा। एक आप टेलीफोन खरीदते हैं चाइना का, या आप जो है वो कोई खरीदते हैं सैमसंग का से फॉर एग्जांपल, कि वो आपको जो है वो कम पैसों का मिल जाता है बनिस्बत के आईफोन अगर आप उसको खरीदें। तो हर एक की अपनी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज हैं। हर मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं। जिस तरह अभी एक जो है पूछ रहे थे कि आपके पास जो बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग का मतलब वो ये समझ मतलब ये ले रहे हैं कि अगर मार्केट में उसके ऑलरेडी जो है वो प्राइसेस ज्यादा हों तो जाहिर है यू ऑलवेज गो विद द मार्केट। मार्केट में बेसिकली देखिए डिमांड आपकी एक तो सप्लाई के डिसीजन है। सप्लाई का मेरा जो डिसीजन है वो ये डिसीजन है जो मेरा डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। मैं एक चीज बना रहा हूँ 100 रुपए की, जाहिर है मैं उसको 90 रुपए पे मार्केट में सप्लाई करने के लिए विलिंग नहीं हूँ। मैं उसको 100 या 100 से ज्यादा पे जो है वो कम से कम जो है वो बेचूंगा, और जितना ज्यादा होगा उतना उस पर मार्केट में बेचूंगा। लेकिन अब दूसरी तरफ एक साइड मुझे देखनी पड़ेगी डिमांड। मिसाल के तौर पर मैं तो ये चाहता हूँ कि 100 रुपए की चीज मैं 1000 रुपए की बेचूं, लेकिन अब जो डिमांडर्स हैं वो क्या डिमांड करते हैं, किस तरीके से डिमांड करते हैं। अगर उनके पास बहुत ज्यादा डिमांड है और अगर बहुत ज्यादा वो उसको मतलब पे करने के लिए तैयार हैं, तो आई विल बी चार्जिंग लाइक 1000 रुपीज फॉर सम 100 रुपीज गुड। So yeah, that is all market. That is all basically this all happening in the market. We have already started this chapter in the last class. We are just basically, are just quickly reviewing it. And when we reach to the point where we left in the last class, then we shall be doing in more detail, or I'll be explaining you the topics in more detail. But right now, since we are reviewing the chapter, perhaps I'll be a bit quicker. And you can always ask questions if you want. Reasons basically. So we were talking about that, in the market, you have to decide how much product should you produce and what price you should charge.
how can you best segment your market, how can you divide the market between, say for example, the business travelers and vacation travelers. आप देखिए जो मार्केट्स होती हैं बिजनेस ने अपने डिवाइड की होती हैं मार्केट्स। इवन ये कि अगर आप बेवरेज कंपनीज में भी जाएं तो बेवरेज कंपनीज भी अपने डिफरेंट किस्म के कोलाज बनाती हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जो प्रोडक्ट वो इंडिया के लिए बनाती है, पाकिस्तान के लिए बनाती है, जो पाकिस्तान के लिए बनाती है वो किसी और मुल्क के लिए बनाती है। दे बेसिकली लाइक acclimatize things, they basically they produce things according to the social norms and social values of the societies. So what are the types of pricing schemes available? जिस तरह देखें ना अभी आजकल आपको एक बहुत दुनिया में एक बहुत ये पूरी दुनिया में तो खैर बहुत पुराना ट्रेंड है, अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है कि आजादी सेल, रमजान सेल, ईद सेल, 14 अगस्त सेल, पता नहीं कौन कौन सी सेल्स अब जो है वो ऑफर होती हैं। ये क्यों ऑफर की जाती हैं, किस हद तक ये ऑफर की जा सकती हैं, क्या क्या किन किन चीजों पे आपको कंसेशंस देने चाहिए, किन किन चीजों पे आप जो है वो लोगों को इंसेंटिव देते हैं। जाहिर है आप ये देखें कि जितनी भी कंसेशंस दी जाती हैं वो कोई भी कंसेशन ऐसी नहीं होती कि जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स पे दी जाए जो कि सारे के सारे लोग यूज करते हैं और रोजाना यूज करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर खाने पीने की चीजें हैं और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो जो कंसेशंस देते हैं आपको, जो भी आपको जो वो रियायत देते हैं, दे गिव यू कंसेशन ऑन फूड, दे गिव यू कंसेशन ऑन kind of the products which basic I'm sorry they give you the concession or sales I like they offer you on clothes, on luxury goods. So zahir hai ye basically that's a different kind of a strategy and people are following that strategy to get like maximum from the market. ये केस स्टडी हमने देखी थी जी कि आपके पास एक सैम रॉबिन्स हैं जो कि सीईओ हैं कंपनी के, जो कि कंप्यूटर्स की असेंबलिंग करती है, और उनको ये खबर मिली है कि जो उनके जो सप्लायर्स हैं, जो कि चिप सप्लायर्स हैं, वो कुछ अरसे के लिए अपनी चिप की प्रोडक्शन बंद करने जा रहे हैं। तो अब वो जो कंपनी थी ज़ाहिर है कि उसके लास्ट ईयर में कुछ ग्रोथ हुई थी, तो उसने जो है वो उनकी अपनी एक्सपीरियंस की थी, उन्होंने 100% ग्रोथ, तो वो अपनी वर्कफोर्स को डबल करने जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि चिप प्रोडक्शन जो कि उनका मेन इनपुट है, वो उसकी प्रोडक्शन बंद होने वाली है और वो कंपनीज बंद करने वाली हैं जो कि मार्केट में तकरीबन 30% सप्लाई को कंट्रोल करती हैं, तो ज़ाहिर है ये दैट वाज़ फॉर देयर कंसर्न। क्योंकि अगर उनकी चिप प्रोडक्शन नहीं होगी और चिप मार्केट में नहीं आएगी तो ज़ाहिर सप्लाई अगर कम होगी तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो कंप्यूटर्स की कीमतें भी बढ़ेंगी, और जब कंप्यूटर्स की कीमतें बढ़ेंगी तो ज़ाहिर उनकी डिमांड कम होगी। तो अगेन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। So they were actually thinking like this, and that basically during the same thinking, he called his personnel manager, जो कि उनके अपने personnel manager थे, human resources की manager थी, and he is wanted to discuss something with him or her, I'm sorry, and you can imagine that what he might be discussing or what he goes to discuss. अच्छा आपके पास देखें, everybody has desires, whatever you basically like, there are so many wishes you have. If wishes were horses, beggars would fly. Okay, everybody has got so many wishes, but every wish that you make, every wish that you have is not your demand. जो भी आपकी विशेष होती हैं वो आपकी डिमांड नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो चाँद पे जाएँ, अब ये आपकी विश है लेकिन ये आपकी डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप चाँद पे जाने का सफ़र को अफ़ोर्ड कर सकें, या आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, आप बॉडी वाइज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास इतनी ज़्यादा जो है वो आपके अंदर जो है वो इतना आप इतनी यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रैवल इन द ऑल लाइक रॉकेट्स एंड जस्ट रीच टू द मून। अब चाँद पे जाने की आपकी ख्वाहिश तो है, लेकिन इट इज़ नॉट योर डिमांड, बिकॉज़ ना तो आपको उसको चाँद पे जाने की एबिलिटी है और ना ही आपके पास जो है वो बेसिकली ज़ाहिर है कि आपके अंदर जो है वो आपके पास पैसे हैं उसको खरीदने के लिए। विलिंगनेस है, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपके पास एबिलिटी है लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे हैं जो कि खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फास्ट फूड खरीद सकते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है। आप सिगरेट खरीद सकते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है। आप एक मखसूस किस्म के कपड़े खरीद सकते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है। एक मखसूस किस्म का खाना है जो कि आप खरीद सकते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइफ़ में, और बहुत सारी चीज़ें हैं घर के अंदर भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप खरीद सकते हैं लेकिन आप चाहते नहीं है वो कि आपके पास वो हो। तो अगर आप चाहें ना बेसिकली किसी चीज़ के बारे में तो ज़ाहिर है वो भी आपकी डिमांड नहीं होगी, और अगर आपके पास आप चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसे ना हो, उसको खरीदने की एबिलिटी ना हो, तो भी आप जो है वो ज़ाहिर है कि उसके अंदर वो आपकी डिमांड नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने आप को एज़ ए मार्केटिंग मैनेजर समझिए किसी कंपनी का, तो आप जब अपनी फर्म को प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे,
तो आप किन लोगों को मार्केट करेंगे? इस तरह मिसाल के तौर पर, जिस तरह हम लोग लास्ट टाइम परहैप्स वी वर डिस्कसिंग एन एग्जांपल, कि अगर आप एक फेरारी कार मार्केट, यहाँ पे आप एक फेरारी कार्स आती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, या बहुत ही लग्जरियस कार्स आती हैं पाकिस्तान में, अब आप उनके मार्केटिंग मैनेजर हैं। नाउ यू हैव टू कॉल फर्स्ट 10 पीपल टू सेल योर प्रोडक्ट। आप किन 10 लोगों को कॉल करेंगे, या किन 20 लोगों को, या 100 लोगों को, या 1000 लोगों को कॉल करेंगे कि जिनसे आप कहेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको आप खरीदिए? ज़ाहिर है सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस मार्केट में उसको कौन खरीद सकता है, कौन-सा मार्केट सेगमेंट है जो उसको खरीद सकता है, और कौन-सा मार्केट सेगमेंट है जो कि उसको खरीदना चाहता है। तो जहाँ पे आपको ऐसे लोग ढूँढने पड़ेंगे जो कि खरीदना चाहते भी हों और जो खरीद सकते भी हों। आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो मार्केट में लॉन्च करते वक़्त और मार्केटिंग करते वक़्त आपको उस मार्केट को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि जिस मार्केट में लोग आपसे खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, अगर आप मुझे सिगरेट की आप जो है वो मार्केटिंग करते हैं, मैं आई कैन अफोर्ड पैक ऑफ सिगरेट बट आई डोंट वांट टू स्मोक। अब मैं आई एम नॉट योर राइट कस्टमर। इसी तरीके से अगर आप एक आदमी के पास जाते हैं, जिस तरह आप वेस्टर्न क्लोथ्स बेच रहे हैं, अब एक आदमी के पास जाते हैं जो कि ईस्टर्न क्लोथ्स पसंद करता है, अगर आप उसको वेस्टर्न क्लोथ्स बेचना चाहेंगे, तो आप उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उसको उसको चाहिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप लोग बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं और मैं मेडिसिन की किताबें बेचता हूँ, तो मैं अगर आपसे कितनी भी आपको कन्विंस कर लूँ कि ये कितनी अच्छी किताब है, इसकी कितनी अच्छी प्रिंटिंग है, इसका कितनी अच्छी जो है वो इसमें मटेरियल लिखा हुआ है, लेकिन आपको उस मेडिकल की बुक में, मेडिसिन की बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। यू आर ए बिज़नेस स्टूडेंट, यू आर एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। अगर आपको बिज़नेस की, अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की किताब के बारे में कन्विंस किया जाए, तो शायद आप उसको खरीद लें, लेकिन ये कि आप मेडिसिन के बारे में और किसी सब इंजीनियरिंग के बारे में कोई आप बुक जो है वो नहीं खरीदें। तो डिमांड जो है वो ज़ाहिर है कि ये एक फिनोमिनन है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है बीइंग अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये देखना पड़ता है कि कौन लोग आपके अंदर जो है वो इसके अंदर विलिंग है और कौन इसके अंदर, किनके अंदर एबिलिटी है। वैसे तो मैंने इस तरह आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मॉडर्न मार्केटिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अ, now basically when you try to capture your market, you try to look at the different kind of things, like say for example when you are determining that how much demand is going to come from the market, like say for example when you make a product, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रहे हैं। अब आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करती है ज़ाहिर है उसके प्राइस पे, कि आप कितना प्राइस उसका चार्ज कर रहे हैं। प्राइस के अलावा जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इंक्रीमेंट है, आई एम सॉरी, जो डिटर्मिनेंट है वो है इनकम। नाउ व्हाट रोल इनकम प्लेज? आपको पता है कि इनकम क्या चीज डिटरमिन करती है? योर एबिलिटी टू परचेज थिंग्स। किसकी इनकम ज्यादा है, किसकी इनकम कम है, किसकी इनकम बहुत कम है, किसकी इनकम बहुत ज्यादा है। जितने भी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को जब मार्केट कर रही होती हैं या वो देख रही होती है कि किनको उनको बेचना चाहिए, तो सबसे पहले वो देखती है इनकम ग्रुप को। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गाड़ी बेच रहे हैं जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख से 15 लाख है, तो आपका डिफरेंट इनकम ग्रुप को आप टारगेट करेंगे। अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 15 लाख से 30 लाख है जो आप बेच रहे हैं, आप एक डिफरेंट इनकम ग्रुप को आप कांटेक्ट करेंगे और आप जो है वो करेंगे। इस तरह अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 30 लाख से 50 लाख है, तो इसी तरीके से आपका जो टारगेट मार्केट होगी वो बड़ी डिफरेंट होगी। दैट टारगेट मार्केट डिपेंड्स ऑन योर इनकम। आप इनकम जो लोग होंगे वो आपको डिमांड देंगे, जिनकी इनकम कम होगी वो डिमांड नहीं देंगे। इसके अलावा यू आल्सो हैव टू कीप अ वेरी गुड आई ऑन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मिसाल के तौर पर आप पेट्रोल, आपके पास पंप है, आप पेट्रोल बेचते हैं। अब आपको ये बात पता है कि पेट्रोल लोग ज़ाहिर है खरीदते हैं, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि पेट्रोल का अल्टरनेट्स भी मौजूद है। सीएनजी जो है वो सब्स्टिट्यूट है, और इसके अलावा जो है वो आजकल ज़ाहिर एलएनजी अभी तो नहीं इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं और सस्ते सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो। अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स आपके अवेलेबल ना हो या सस्ते सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ना हो, एक ज़माने तक जो है पेट्रोल जो था वो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी डिमांड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिजिड थी। लोग पेट्रोल को ही खरीदते थे क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं था। जब लोगों ने अब यानी मिसाल के तौर पर उस ज़माने में मैक्सिमम ये होता था कि लोग जो हैं वो जाके अपना गाड़ी के इंजन्स को, पेट्रोल इंजन्स को डीज़ल इंजन्स में कन्वर्ट कराते थे।
और वो उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ती थी उनको। वो कोयटा भी जाते थे, बाज़-औक़ात बलूचिस्तान जाते थे, वहां जाके और बहुत सारी जगहों पे उनके पास ये ऑप्शंस थे। वो अपने फ्यूल जो पेट्रोल जो इंजन होते थे उनको डीजल इंजन में कन्वर्ट कराते। ये अल्टरनेट था, लेकिन ये महंगा अल्टरनेट था और बहुत मुश्किल अल्टरनेट था। इसके लिए बहुत कम लोग पेन लेते थे, लेकिन बहरहाल जो लोग पेन लेते थे उनको फायदा होता था, क्योंकि डीजल सस्ता था, पेट्रोल महंगा था। लेकिन अब जो है वो ज़ाहिर है, जब से सीएनजी आया, जब से और अल्टरनेट्स आपके पास हैं, अब इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो जब आपके पास देखें, जिस तरह मिसाल के तौर पर जैसे ही इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं, तो ये फॉसिल फ्यूल्स वाली और ये दूसरी फ्यूल्स वाली जो कार्स हैं, इनकी डिमांड ऑलरेडी कम हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज़ाहिर है कि आपके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, और अगर अवेलेबल हैं तो वो कितने प्राइस पे अवेलेबल हैं, क्या उनके पास अल्टरनेट्स हैं। एक मार्केट में जब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता है, आप भी जब मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, आजकल ज़ाहिर है कि हमारे पास बहुत ही ट्रेंड है सुपर स्टोर्स का। जब आप किसी आइल में घुसते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है वो वॉशिंग पाउडर्स के आइल में घुसे हैं, अब आपके पास सस्ते से सस्ता वॉशिंग पाउडर भी रखा हुआ है और महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी रखा हुआ है। अब ज़ाहिर है कि आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? मिसाल के तौर पर एक जो है वो वॉशिंग पाउडर रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू ₹200 है, उसी वेट का एक और रखा हुआ है जिसकी वैल्यू ₹400 है, और उसी वाइल में एक और रखा हुआ है जिसकी वैल्यू ₹300 है या ₹600 या ₹800 है। तो आप ये बात चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप जब चूज़ करते हैं तो आप क्या देखते हैं? ज़ाहिर है आपके पास सब्स्टिट्यूट्स हैं कि नहीं है, उनके प्राइसेज़ क्या हैं? तो पीपल कैन स्विच। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप एक सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, अब आप सर्फ एक्सेल के खाने में आपको जो है वो एक्सप्रेस रखा हुआ है, आपके पास जो है वो कोई और सस्ता जो है वो पाउडर रखा हुआ है आपका जो है वो, तो आप उसको चूज़ कर लेते हैं। अब ज़ाहिर है कि कंपनी को ये बात पता होना चाहिए कि जब सब्स्टिट्यूट्स होंगे, तो लोग उनको चूज़ भी करेंगे। इसी तरीके से यू हैव टू लुक एट द प्राइसेज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। मिसाल के तौर पर आप गाड़ियाँ बेचते हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि गाड़ी लोग जब खरीदेंगे तो उनको उसके लिए पेट्रोल चाहिए होगा, गाड़ी चलाने के लिए। और गाड़ी में जब तक पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। अगर पेट्रोल प्राइसेज़ जिस तरह इस वक़्त देखें, जो पेट्रोल प्राइसेज़ हैं वो ₹160, ₹150, ₹155 जो है वो लीटर है। तो और आपके पास जो हाई ऑक्टेन है, वो तकरीबन 170, 175 या ₹176 या ₹180 के करीब जो है वो हाई ऑक्टेन है। तो आपका क्या ख़्याल है, आप जो है वो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि मार्केट में जो कार्स हैं उनकी तादाद या रोड्स पे कार्स की तादाद कुछ कम हुई है इसकी वजह से? एरियाज़ के बाद। जी। सर मेरा एक जी, सवाल जी। ये है कि Ji, Bismillahirrahmanirrahim. We were talking about this determinants of demand before the break. And I was talking to you that when you are looking at or defining your demand, that how much product will be demanded, you have to see what is the income of the people, what are the prices of substitutes and prices of the complements. You also know that, like, your sale and the demand of your product also depends on advertising. The more advertising expenditures you incur, the higher is the possibility that people choose your brand. Like, say, for example, generally people want to buy the known brands. Like, say, for example, that you want to buy some food or something, for which, like, if you don't know the brand of that particular company, you generally don't prefer buying the particular product. You generally want to know or want to buy the things basically that you know already. And the people come to know about the products through advertising. Like, say, for example, when the big billboards tell to the people about the products, all the advertisements before and after their favorite programs on the TVs, and similarly the newspapers, magazines, everywhere, like these all the programs that basically, like, help people know about the products, and they come to know about the product, and that's something. Knowing is important, and they, through that knowledge, basically, like, they choose whenever they find that product on the aisles of the uh, superstores. And similarly, the population, like, the more people are living in your country, the higher is the probability that people, like, will be buying your products, and you will be selling more product, because if there's more population, there will be more demand of the products. The people will be demanding products, of course, like, if there are more people living in your country, as the population is growing, the demand for so many products actually is increasing, because when you have got more people in your country, they need more food, they need more clothes, they need more housing, they need more transportation, they need more electricity products, they need everything more, like. And that basically, for that, basically everybody has got the chance to sell something, and that's what basically people get the advantage of. Whenever the population increases, the demand for their product increases. Your demand also depends on the expectations that consumers, like, form about your products.
or the future expectations. Say, for example, like say, for example, if you are people before the war in the Ukraine and with the Russia, during the war between Ukraine and Russia, people were expecting the prices to go up. So they, they stored a lot of products. तो उनकी जो products की storage है, they have increased it, they have bought a lot of things. अगर आपको ये उम्मीद लगे, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप ये expect कर रहे हो कि कल गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएगी, तो generally you basically get your tanks full before the government increases the prices. तो expectations की वजह से भी demand होती है. Like जिस दिन आपको ये बात पता हो fuel pumps वालों को कि अगले दिन गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने वाली है, आजकल बहुत जल्दी जो है वो टीवी जो है वो चैनल्स को कैच करते हैं और न्यूज़पेपर्स उसको कैच करते हैं, लोगों को बताते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस इतने रुपए से बढ़ने वाली है, इतने रुपए से कम होने वाली है, ये होने वाला है. तो पीपल फॉर्म एक्सपेक्टेशंस. अगर आप एक पेट्रोल पंप आप चलाते हैं, तो अगर आपको ये बात पता है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनाउंस 10% इंक्रीज इन द पेट्रोल प्राइसेस, सो यू शुड एक्सपेक्ट मोर डिमांड ऑफ योर पेट्रोल टुडे. इसी तरीके से अगर आप ये सुनते हैं गवर्नमेंट ये कह रही है कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस प्राइसेस ऑफ पेट्रोल बाय 10 रुपीज टुमारो, तो आज आपकी जो डिमांड होगी जाहिर है वो कम होगी. लोग जो पेट्रोल फुल अपना टैंक फुल करवाना चाहते हैं, वो एक दिन अगर डिले कर सकते होंगे तो कर लेंगे, क्योंकि जाहिर है कि उनको एक 10 रुपीज पर लीटर जो है वो बेनिफिट मिलेगा. तो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स. ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इक्वेशन इन द सेंस लाइक इट्स अ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन जो कि बताती है आपको कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स. यहाँ पर आप देखेंगे दो चीजें हैं, एक आपके पास सुपर स्क्रिप्ट है जो कि डिमांड है, और यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट है जो कि प्रोडक्ट के बारे में बता रही है. इसको हम पढ़ते इस तरीके से हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म को कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स. इसका तीसरा भी था ना कोविड में हुआ. मैडम रुकना आएंगे. The quantity demand of good X. Now, this quantity demand of good X is a function, is a dependent on price of सबसे पहले किसकी प्राइस पे डिपेंड करेगी, X की, और उसके बाद डिपेंड करेगी प्राइस ऑफ Y. ये जो Y है ये क्या चीज होगी, प्राइस. Y can be any substitute or complement. तो ये जो M है, this is income. You can see here. And this H means any other factors affecting demand. बेइंतहा factors होते हैं जो demand को affect करते हैं. आपका रिलीजन भी अफेक्ट करता है डिमांड को. जिस तरह रमजान में जाहिर है मुस्लिम्स की डिमांड डिफरेंट होती है, नॉन मुस्लिम्स की डिमांड डिफरेंट होती है. इसी तरीके से क्रिसमस पे नॉन मुस्लिम्स की डिमांड डिफरेंट होती है, मुस्लिम्स की डिमांड डिफरेंट होती है. इसी तरीके से जो है बकरीद पे मुस्लिम्स की डिमांड डिफरेंट होती है, नॉन मुस्लिम. इस तरह जो डिफरेंट किस्म के रिलीजन्स हैं, जिस तरह हिंदूज जो हैं वो अपने होलीज पे या अपने जो है वो डिफरेंट किस्म के जो इनके इवेंट्स हैं उन पे उनकी डिमांड जो है वो डिफरेंट होती है. तो रिलीजन पे डिपेंड करती है, आपकी सोसाइटी पे डिपेंड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ सोशल इवेंट्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड. बहुत सारी सोसाइटी के आपकी जो है वो डिमांड्स होती हैं. the type of clothes that you buy depends on the nature of your religion, the nature of your society, the nature of yourself. तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपकी डिमांड जो है वो डिपेंड कर सकती है, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो जाहिर है कि दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमिनिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्स. तो दिस इज द representation. ये एक डिमांड कर्व है. Now, what does the demand curve show? Demand curve shows all those different quantities which people are willing to buy at different prices. जिस तरह मिसाल के तौर पर जब आप मार्केट जाते हैं तो you always go with a mind कि अगर इतने की चीज मिलेगी तो आप इतना लेंगे, इतने की चीज मिलेगी तो इतना लेंगे, इतने की चीज मिलेगी तो इतना लेंगे. तो that is your demand behavior. And अगर आप उसको प्लॉट करें किसी ग्राफ पे तो that will give you a curve. इस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आपके पास देखें, अगर प्राइस $10 हो या 10 रुपीज हो, तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 4. और अगर वो प्राइस जो है वो 10 के बजाय जो है वो 6 हो जाए तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ के हो जाएगी कितनी, 7. और इसी तरीके से जो है वो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. यानी अगर आपकी जो कीमत है अगर 10 रुपए से 6 रुपए हो जाए और आप एक क्वांटिटी डिमांड से दूसरी, तो ये कहलाती है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. बेसिकली व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड.
क्वांटिटी डिमांड एक मखसूस प्राइस पे एक मखसूस क्वांटिटी होती है, और डिमांड इट्स अ होल रिलेशनशिप. द डिमांड कर्व, द होल डिमांड कर्व शोज ऑल दोज डिफरेंट क्वांटिटीज. आप जरा देखें ना, ऑल दोज डिफरेंट क्वांटिटीज which people are willing to buy at different prices. तो जो वो क्वांटिटीज जो कि लोग मुख्तलिफ कीमतों पे खरीदने के लिए विलिंग है, दैट एक्चुअली गिव्स यू द ओवरऑल डिमांड कर्व. तो और अगर आप क्वांटिटी डिमांड की बात करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट होगा डिमांड कर्व पे जिसको हम क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं. तो यू शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ थिंग. तो अगर आपसे कहा जाए किसी भी वक्त में, किसी भी एग्जाम में भी अगर आपसे सवाल किया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, तो यू शुड बी एबल टू नो कि quantity demand is a one particular quantity that you demand at one particular price, and demand is the whole relationship. Demand is the whole relationship. By the whole relationship, we mean the demand shows all the quantities which people are willing to buy at different prices. Whereas the quantity demand only shows one particular point on the demand curve. Like say, for example, A shows one particular quantity demand and the B shows another quantity demand. And that's what basically, and the curve is a downward sloping curve. ये negatively sloped curve होता है, और negatively sloped curve इसलिए होता है क्योंकि जब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम होती है, और एक चीज कम होती है दूसरी चीज बढ़ती है. तो आपके पास जो, आपको ये बात पता है कि दिमाग के जो कर्व्स हैं उनके मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हो सकती हैं. आपका कोई भी जो कर्व है, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द डिमांड कर्व. इट कुड बी अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, इट कुड बी अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, इट कुड बी vertical, it could be horizontal, it could be, it can have got many different shapes. It depends on that what kind of relationship exists between the y and x. अगर इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो इस तरह का कर्व बनेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो इस तरह का कर्व बनेगा जो कि ये बना हुआ है. और अगर एक मखसूस वैल्यू पे y की x बढ़ता रहे लेकिन y की वैल्यू चेंज ना हो तो ये रिलेशनशिप होगा, और अगर y बढ़ता रहे लेकिन x चेंज ना हो तो इसका ये रिलेशनशिप होगा. तो आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. So just raise your hand if you want to ask any questions, because I have just turned off your mics. Okay. Now, देखिए आपको from the examination point of view and for the knowledge point of view, you should be knowing that what actually is the, there are some factors whenever you study any relationship. There are, or when you study any curve, there are some factors which bring movement along the curve. There are some factors which bring movement along the curve. Like say, for example, this curve again, what is happening that you are having movement along the curve. You are moving from point A to point B. And why are you moving point A to point B? Because the prices have fallen from 10 to 6. It means that for this particular kind of a relationship, the price, if the price changes, you get movement along the curve. You get movement along the curve. Like, on the same curve, you move from one point to another point. And you can also go to another point. Say, for example, if the prices further fall, so that will also show you the movement from one point to the another point. So this is called movement along the curve. But there are possibility that the whole curve shifts. And when this happens, on this particular slide, we are talking about the change in demand. Earlier on in the slides, in the earlier slide, we were talking about the change in quantity demand. The change in quantity demand takes place when the price changes, and the change in demand happens whenever such factor changes, any other factor changes except price that has got a relationship with the quantity demand. Because when we define any relationship, when we define any law of demand, we always have got two kinds of variables. Like say, for example, one of the type of the variable is called endogenous. Endogenous variables are such variables that are determined within the model, and exogenous, which are determined outside the model. And if the exogenous factors, like say, for example, when you define the law of demand, what do? You define the law of demand. The law of demand is like keeping other factors constant if price of any commodity increases, its quantity demanded.
decreases, or vice versa. You also note down this definition if you want. So you can, the keeping other factors constant, if price of any commodity increases, quantity demanded decreases, or vice versa. Like if the price decreases, the quantity demand increases. So this is like, keeping other factors constant. देखिए price और quantity demand के दरमियान आप relationship उस वक्त तक नहीं define कर सकते जब तक आप income को, taste को, fashion को, weather को और तमाम factors को constant ना रखें. देखिए जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आपकी मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही हो तो आपकी डिमांड कम नहीं होगी. अगर साथ साथ किसी चीज की कीमत बढ़ रही हो और आपका फैशन में भी वो चीज आ रही हो तो फिर भी उसकी डिमांड कम. जैसा मिसाल के तौर पर गर्मियों में, सर्दियों में जो गर्म कपड़े हैं उनके प्राइस बढ़ रहे होते हैं लेकिन साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही होती है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा होता है. लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्राइस में क्वांटिटी डिमांड में क्या रिलेशनशिप है तो आपको वेदर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. अगर आप वेदर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो आप उसके अंदर चेंजेस को मालूम नहीं कर सकते. तो बेसिकली जाहिर है कि आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि लॉ ऑफ डिमांड इज कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस और वाइस वर्सा. Okay, so here if the factors that you keep constant for defining the law of demand, if they change, the demand curve shifts towards the right or left depending on whether the factor is increasing demand or decreasing demand. If factor that actually is in question is increasing the demand, your demand curve will shift right, and if the factor in question is decreasing demand, your demand curve will shift to the left. Like say for example in this particular diagram you can see that your demand curve has shifted rightward. It has shifted from D0 to D1, and what is happening now that your demand basically is increasing. Say for example at the price 6, initially you were buying 7 units. Now the price is the same, 6, but you are buying 13 units. So this is called shifting of the curve. There are so many factors that can also cause your demand curve to fall. Like say for example, some of the things basically can happen. Your income can increase. There can be some shock. Like say for example, there can be some kind of a situation. जिस तरह आपको देखें पैंडेमिक में क्या हुआ था कि लोगों की इनकम्स कम हो गई थी. बहुत सारे लोग जो है वो नौकरियों से निकाले गए थे. तो जो चूंकि लोग नौकरियों से निकाले गए थे इसलिए लोगों ने जो है वो अपनी जो है वो डिमांड को जो है वो कम कर दिया था. तो प्राइसेस तो वही थे लेकिन डिमांड कम हो गई थी. प्राइसेस वही थे लेकिन लोगों ने डिमांड कम कर दी थी. तो द डिमांड कर्व कैन शिफ्ट टू द राइट एंड टू द लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर दैट बेसिकली इज अफेक्टिंग द डिमांड. अगर वो फैक्टर डिमांड को इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है. जिस तरह अगर वेदर है, अगर वो चेंज हो, जिस तरह आप देखें कि आपको पास जो गर्मियों के कपड़े हैं उनकी डिमांड अब कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है क्योंकि आपके पास मौसम जो है वो आउटराइटली कराची में स्पेसिफिकली जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है. और वैसे भी जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो वेदर जो है वो चेंज हो रहा है. फ्रॉम विंटर वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस समर. तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो है वो जो समर क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, हालांकि उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं. तो अगर आपको प्राइस और डिमांड में वाकई नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो वेदर चेंज होने से भी आपका जो है वो प्राइस डिमांड जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए. लेकिन बहरहाल ये कि अगर आपके पास जो डिमांड का पूरा शिफ्ट कर रहा है, प्राइसेस वही हैं या बढ़ भी रहे हो, तब भी जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ रही. Another very important topic that you have to learn is consumer surplus. अच्छा, अब देखें जो कंज्यूमर सरप्लस है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर्स के लिए. प्रोड्यूसर्स इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो इस बात का पता लगा सके कि इस कंज्यूमर का कंज्यूमर सरप्लस कितना है. अगर आप कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन को देखें तो कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि द वैल्यू कंज्यूमर्स गेट फ्रॉम ए गुड बट डू नॉट हैव टू पे फॉर. देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको वैल्यू बहुत मिल रही होती है लेकिन आप उसकी उतने पैसे पे नहीं कर रहे होते. जिस तरह मिसाल के तौर पर आप गूगल यूज करते हैं और गूगल यूज करके आपको जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन आप गूगल के लिए पे कितना करते हैं यूज करने के लिए. आपके पास कंज्यूमर सरप्लस होता है, लाइक आप उसके वैल्यू बहुत ज्यादा ड्राइव कर रहे होते हैं लेकिन पे बहुत कम कर रहे होते हैं. इस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल के यूज को देखें, इस तरह ये एक स्लाइड है
जिस तरह सपोज वी मेक यू एन ऑफर, आपको एक ऑफर देते हैं हम कि आप गूगल को सर्च करना छोड़ दें 1 महीने के लिए, और अगर आप गूगल को इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दें 1 महीने के लिए तो हम आपको $10 देंगे। आप छोड़ देंगे उसको यूज करना? We are discussing an example for this consumer surplus. If you get an offer, you just leave the access to the Google search engine for $10. There will be some of the people who will not leave the using Google. They will not stop using Google for $10 because there will be those people who have got more value, like getting from the use of Google, and they are getting more than $10 from the use of Google. And similarly, if there are people actually who are getting $10 value, more than $10 value, they won't stop using the Google for $10. Similarly, there will be some people who will not even stop using Google, who actually have got the benefit of more than $100 from using of this Google. And similarly, if you are offered $1,000 to stop using Google for 1 month, so many of us will perhaps stop using Google, but for 1 month for $1,000, but still you will have got some people who will not stop, who will not actually take this offer because they actually are getting more benefit than $1,000 from that particular use of the Google. So it depends on that how much value you give the use to it. Like say, for example, how much you give the value of using this particular services. What would we need to pay you to forego access to Wikipedia? Your answer can help us understand the value of the digital economy. Like say, for example, how much value you give it to. So that is what something like say, for example, and that is what actually decides that how much value you give and how much you pay for it. कोई भी चीज जो है वो जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आपके एरिया में अगर एक क्रिकेट मैच हो रहा है आपके पाकिस्तान में, सपोज करें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आई हुई हैं, हाउ मच वैल्यू यू गिव टू दैट क्रिकेट मैच, आप कितने का टिकट उसका खरीद सकते हैं? 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच वैल्यू यू गिव टू इट। सपोज करें आपको लगता है कि आप अगर 10,000 रुपए भी इसका मैच का टिकट होगा तो आप उसको खरीदेंगे, लेकिन आपके जहन में 10,000 रुपए की उसकी वैल्यू है, लेकिन आप मार्केट में जाते हैं और आपको जो है वो जो टिकट है वो 5,000 रुपए का मिल जाता है, जो टिकट आप जिसके लिए आप 10,000 रुपए देने के लिए तैयार थे। तो द वैल्यू दैट यू आर गिविंग इट टू 10,000 एंड द प्राइस यू आर पेइंग इट फॉर 5,000, तो जो 5,000 है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आती है बात आप लोगों को ये बात? So this is an example when you get the consumer surplus as a consumer. I got a great deal. आपको जो है वो great deal जब मिलती है, बहुत दफा ऐसा होता है कि आप मार्केट से चीज खरीद के लेकर आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। आप किस वक्त बहुत खुश होते हैं मार्केट से? जब शॉपिंग कर आते हैं, जब आपको वो चीज उससे कम वैल्यू की मिलती है जितनी आप वैल्यू उसकी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आपने जो है वो ड्रेस खरीदना है जो कि आपके जहन में था कि 10-15 हजार रुपए आपकी कॉस्ट लग जाएगी, लेकिन वही ड्रेस आपको 7-8 हजार में, 6-7 हजार में आप जो है वो बना लेते हैं या आपको मिल जाता है कहीं से। तो दैट इज समथिंग दैट विल एक्चुअली गिव यू द प्लेजर। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप मार्केट से आने के बाद आपकी हालत यही होती है जो कि इसकी है, और बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके पास मार्केट में आने वाली हालत थोड़ी डिफरेंट होती है, जो मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा क्या हालत होती है। द कंपनी ऑफर्स अ लॉट फॉर ऑफ अ बैंक फॉर द बक, and it was all Sara. They actually are just actually give a buck. Actually, we use for dollar. So for money, so, they are offering a great value. Dell provides good value. Total value greatly exceeds the total amount paid. जो मुझे फायदा हो रहा है, जो enjoyment कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, जितने में प्राइस मैंने उसके लिए पे किए हैं। Consumer surplus is large. लेकिन बहुत दफा जब आप मार्केट से आते हैं तो आपकी हालत ये होती है, ये उस वक्त होती है आपको जितने की आपने खरीद ली है। So when you get a lousy deal, so it happens like this that you basically feel कि आपके पास जो है वो the car dealer drives a hard bargain. I almost decided not to buy it, लेकिन आपने buy कर लिया उसको। They try to squeeze the very last cent from me. The total amount pays is close to the total value. Consumer surplus is low. बाज़ औक़ात consumer surplus low होता है, बाज़ औक़ात consumer surplus आपका negative भी होता है। तो now if you look at कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर परसेप्शन से डील करता है? मतलब कंज्यूमर सरप्लस तो बेसिकली वैल्यू ड्राइव फ्रॉम अ गुड होती है ना,
कि आप कितनी वैल्यू समझते हैं कि उस चीज की है आपकी लाइफ में, और आप उस हिसाब से पे कर रहे होते हैं, तो ये इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कंज्यूमर परसेप्शन से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर ये कोई रियल चीज है तो देखिए इसको जरा असल में डिफाइन। है ही परसेप्शन, ये असल में है ही परसेप्शन दैट how much value you give to something, what kind of perception you have got about that product, how much value you give it to, how much value you give to design, how much value you give to brand. जैसा देखे ना, बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं ब्रांड्स को, उनके जहन में ये परसेप्शन होता है कि व्हेन यू बाय थिंग्स एक्सपेंसिव दे आर जनरली गुड। ये परसेप्शंस होते हैं जिनके बेसिस पे लोग जो है वो चीजें खरीदते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इफ यू बाय द एक्सपेंसिव ब्रांड दैट इज जनरली गुड। आपका क्या ख्याल है, हमेशा एक्सपेंसिव चीज अच्छी होती है? आई डोंट थिंक सो सर, Not क्वालिटी at पे all. You डिपेंड don't? करता है। कभी कभार ऐसा भी हाँ होता है कि मुझे दुकान ठीक है पर दुकान सही कह रही। तो जनरली यू नो लाइक इट डिपेंड्स एक्चुअली जो है वो, लेकिन परसेप्शन यही है। आपको पता है जो परसेप्शन है वो क्या है? परसेप्शन ये है कि जो महंगी चीज होती है वो आमतौर पे अच्छी होती है। People buy expensive goods because that is expensive and they think like it is correct. So this is the answer of your question basically, that generally people pay more because they have a perception that expensive things are better. तो आप एक मिसाल के तौर पर आप एक जो है वो सस्ती चीज खरीदते हैं तो आपके पास वो perceptions are really important. Okay. देखिए डिजिटल इकोनॉमी बड़ी स्ट्रेंज किस्म की इकोनॉमी है। आपको पता है कि आप जितनी ज्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हैं, आप गूगल यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया भर में कॉल्स कर रहे हैं, ऑडियो कॉल्स कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, आप ये कॉल्स कर रहे हैं, आप वो कॉल्स कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मुसलसल आप बात कर रहे हैं। यानी पहले आप अमेरिका वगैरह बात करने के लिए आपको कॉल बुक कराना पड़ती थी, एक एक मिनट के आपको कई कई ₹100 देने पड़ते थे, और बहुत महंगी कॉल होती थी, बहुत जल्दी लोग बात करके खत्म कर देते थे, महीनों में बात करते थे लोग। लेकिन अब अमेरिका वालों से ज्यादा बात करते हैं बनिस्बत, या दूर रहने वाले लोगों से ज्यादा बात करते हैं बनिस्बत करीब रहने वालों के। तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे ये पॉसिबल है एक एक डिजिटल इकोनॉमी के लिए कि वो इतनी बड़ी सर्विसेज आपको फ्री दे रहे हैं? जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को देखें और इसको कंपेयर करें विकिपीडिया से, मुझे नहीं पता कि कभी आप लोगों में से किसी का इत्तेफाक हुआ होगा, और यकीनन हुआ होगा, एक ये इंसाइक्लोपीडियाज देखने का। अगर वो इंसाइक्लोपीडियाज आपने देखे हो तो उनके 20-20, 30-30 जिल्दें होती थी, और बाज़ औक़ात वो पूरे-पूरे कमरे में उसको रखी होती थी, और उनमें जो है वो इंसाइक्लोपीडिया होता था जिसमें इन्फॉर्मेशन होती थी पुराने लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। और वो बहुत महँगा होता था। एक ज़माने में जो है वो मैं भी किसी एक कंपनी से मुंसलिक रहा जो कि ये जो है वो इंसाइक्लोपीडिया वग़ैरह सेल करते थे किसी ज़माने में। तो उनके पास कुछ उसके जो है वो पीसेस थे, दे वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड दे वर वेरी वेरी लाइक कंज्यूम, दे यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत बड़े-बड़े होते थे, और उनमें ज़ाहिर तब्दीली भी इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। तो लेकिन अब जो है वो ब्रिटानिका यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव, मीनिंग इट्स कस्टमर्स कंसीडर्ड टू बी वर्थ दैट मच उस टाइम पे। लेकिन अब देखिए विकिपीडिया जो है वो फ्री है, दुनिया भर के उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन इज अपडेटिंग एवरी मोमेंट। हर मिनट में, हर सेकंड में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो रही है, और बहुत बड़ा जो है वो आपके पास एक सर्विस है, has far more articles at comparable quality than Britannica ever did. तो आप ये बताएं कि how the Wikipedia is able to sell, and how Facebook, how WhatsApp, and how other like is doing this basically, like Abhisra, measured by consumer spending, the industry is shrinking. The print encyclopedia went out of business in 2012. 2012 के बाद printed hard copy encyclopedia की नहीं बनी. But measured by benefit, consumers have never been better off. A research found that the median value that US consumers place on Wikipedia is about $150 a year, but the cost is $0. That translates into roughly $42 billion in consumer surplus that is not reflected in the US GDP. आपका क्या ख्याल है? How is that possible for these all tech companies to provide you such important services for free? So if you try to calculate the consumer surplus, देखिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, आपके पास दो किस्म के नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वो वैल्यूज होती हैं जो कि काउंटेबल हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर हाउ मेनी बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स डू यू हैव, तो यू विल टेल दैट इन नंबर्स कि आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मच वाटर डू यू हैव, तो आप बताएंगे 4.5 लीटर्स है, 3.5 लीटर्स है। कितना पेट्रोल आपने खरीदा है, तो 2.2 लीटर्स, 2.3 लीटर्स या 2.4 लीटर्स। तो आपके पास ये बेसिकली जाहिर है कुछ ऐसी कमोडिटीज होती हैं जिनको आप गिनते हैं, कुछ ऐसी कमोडिटीज रहती है जिनको आप नापते हैं। दूध जो है वो आप नाप के लेते हैं, गिन के नहीं लेते। केले आप गिन के लेते हैं, नाप के नहीं लेते। आप जो है वो बेसिकली जाहिर है कि आपका जो मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। आपका जो आप जो है वो बेसिकली लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू आर बाइंग ऑरेंजेस, if you are buying tomatoes, you are buying apples, you don't actually, you just weigh them। आप और बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको आप गिन के लेते हैं। ऑरेंजेस आप जो है वो काउंट करके लेते हैं। अगर आप पंजाब वगैरह में ले तो ऑरेंजेस जो है वो बेसिकली वे करके लिया जाता है, लाइक इट्स मेजर्ड ऑन द वेइंग स्केल्स। तो कंज्यूमर सरप्लस में जो है वो बाज़ औक़ात हम ये जो डिस्क्रीट केस देख रहे हैं कि व्हेन यू बाय द प्रोडक्ट्स इन नंबर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली वाली जो यूनिट है वो आप कितने का खरीदने को तैयार हैं? 8 रुपीस का या $8 का। दूसरा यूनिट आप खरीदने के लिए तैयार है $6 का। 3 यूनिट आप खरीदने के लिए तैयार हैं लाइक $4, और 4 यूनिट्स आप खरीदने को तैयार हैं कितने के? $2। अगर सपोज करें इसकी $2 प्राइस है, तो आपके पास टोटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो $8 है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास? $8। लेकिन ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। पहले यूनिट पे आपको कंज्यूमर, आप 4 यूनिट खरीद रहे हैं, पहले यूनिट पे आपको कितना कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है? 6 का। दूसरे पे कितना मिल रहा है? 4 का। और अब दूसरे यूनिट के लिए आप कितना देने के लिए तैयार थे? 6। लेकिन आपको मिल कितने का रहा है? 2। तो इसका मतलब 4 आपको जो है वो कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। पहले यूनिट के लिए आप $8 या 8 रुपीस देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको मिल रहा है $2 का, तो आपको $6 का बेनिफिट हो रहा है। तो थर्ड यूनिट पे आपको $2 का बेनिफिट है, तो टोटल बेनिफिट आपका $12 का है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस केस हो सकता है आपका, जिसमें आप मेजर करते हैं चीजों को। तो ये बेसिकली जाहिर है कि यहाँ पर आपके पास मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो इसको देखें, तो ये आपके पास जो है वो आपके पास ये आपका एक्सपेंस है, और ये आपका जो है वो 4 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है, और ये आपका जो है वो कंज्यूमर सरप्लस। तो इस कंज्यूमर सरप्लस को आप मेजर भी कर सकते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है वो फॉर्मूला पता हो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट, तो आपके लिए इतना जरूरी नहीं है बहरहाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वो पूरा एरिया है जो कि आपका कंज्यूमर सरप्लस है। तो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द सप्लाई रिलेशनशिप। जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे डिमांड की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सप्लाई कर्व। So we are actually going to talk about the other side of the market. On the other side of the market, there are producers. देखिए, अभी तक हम लोग जो सोच रहे थे सारी बातों को फ्रॉम द व्यूअर्स थिंकिंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंज्यूमर किस तरीके से खरीदता है, उसकी इनकम पे उसकी डिमांड डिपेंड करती है, उसके प्राइस पे डिपेंड करती है, उसको जो है वो कब जो है वो डिमांड ज्यादा करता है, कब वो डिमांड कम करता है। जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड ज्यादा करता है, इनकम कम होती है तो वो डिमांड कम करता है। कोई चीज फैशन में आती है तो डिमांड ज्यादा करता है, कोई चीज फैशन से निकल जाती है तो डिमांड कम करता है। इसी तरीके से वेदर चेंज होता है तो वो डिमांड ज्यादा करता है। अगर सर्दियां आती हैं तो वार्म क्लोथ की डिमांड ज्यादा करता है, गर्मियां आती है तो गर्मियों के क्लोथ की डिमांड ज्यादा करता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स में मुख्तलिफ किस्म की डिमांड जो लोग करते हैं। So we were thinking and we were looking at the things from the consumer's point of view. Now basically we are going to look at the things from the producer's point of view. कि producer जब मार्केट में सप्लाई करने के लिए जाता है तो वो कौन सी चीज कितने की सप्लाई करने को तैयार होता है। जिस तरह आप हम तो अभी तक हम ये बात देख रहे थे कि कंज्यूमर कितने प्राइस पे कोई चीज खरीदने के लिए तैयार होता है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक चीज है, एक कंप्यूटर है, वो कितने में खरीदने के लिए तैयार हैं। आप क्यों आईफोन के प्राइस ज्यादा देने को तैयार हैं? क्यों आप जो है वो चाइना के मोबाइल फोन्स के प्राइसेस कम देने को तैयार हैं? अगर कोई चाइना का फोन जो है वो एप्पल के आईफोन के प्राइस के बराबर उसकी प्राइस हो भी जाए, अगर डिमांड करेंगे तो आप possibility that you won't pay for that Chinese mobile phone. You are not willing to pay that much amount for the Chinese mobile phone, but you are willing to pay that much for the iPhone or some Apple products. तो ये बड़ी एक मुख्तलिफ किस्म की एक दुनिया थी। अब we are talking about the supply decisions के एक प्रोड्यूसर है वो कितने में सप्लाई करेगा, कितने में उसको सप्लाई करना चाहिए मार्केट में, और वो सप्लाई कब ज्यादा करेगा, कब कम करेगा, कब उसको जो है वही लगेगा उसको सप्लाई ज्यादा करने का फायदा है, और कब लगेगा उसको सप्लाई करने से कम जो है वो उसको नुकसान है। जिस तरह आप देखें कि अगर वही रिलेशनशिप आप देखें जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का था, अगर उसी तरीके से आप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप देखें तो वहां पर ये रिलेशनशिप नेगेटिव था। कोई भी कंज्यूमर होगा अगर उसके लिए चीज की कीमत ज्यादा होगी तो वो उसको कम डिमांड करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर्स इसके ऑपोजिटली बिहेव करता है। मिसाल के तौर पर जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो वो ज्यादा सप्लाई करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें कि बकरीद में चीजों की कीमतें, जो जानवर जो एनिमल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं, तो जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है।
तो जाहिर है कि लोग ज्यादा पूरे पाकिस्तान से, पूरे जो है वो इवन ये कि सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया से और बांग्लादेश से और बहुत सारी जगहों से इंपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे जो है वो बेचते हैं। तो ये बेसिकली सप्लाई बढ़ जाती है। यानी आप ये देखें, जितनी सप्लाई आपको बकरीद के जमाने में नजर आती है, एनिमल्स की, हर तरफ आपको जो है वो एनिमल्स की जो है मार्केट्स नजर आती हैं और हर तरफ आपको नजर आते हैं कि एनिमल्स लोग खरीदने हैं, बेचने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये इसलिए होता है कि सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि प्राइस बढ़ रहे होते हैं, लोगों को पता होता है कि ज्यादा प्राइस उनको मिलेंगे। वो अपने सारे स्टॉक को साल के दूसरे पॉइंट्स के पे बेचने की बजाय जो है वो साल के एंड में बकरीद पे जो है वो बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बिहेवियर्स हैं। यानी आप जो सप्लाई डिसीजंस हैं वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली प्राइस के अलावा फैक्टर्स देखें तो ये फैक्टर्स होते हैं जिस तरह इनपुट प्राइसेस, कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए किसी चीज की तो आपका प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मार्केट में वो चीज बिक रही है 100 रुपए की और जाहिर है आपके पास सब्सिट्यूट्स भी अवेलेबल हैं, चाइना भी वो 100 रुपए की बना के बेच रहा है मार्केट में। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाएगा 100 रुपए के हिसाब से, या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 100 रुपए से बढ़ जाएगी, तो जाहिर है आपकी सप्लाई जो है वो मार्केट में कम हो जाएगी। तो मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके मुल्क में एनर्जी के प्राइसेस बढ़ जाएं, बिजली के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस अगर बढ़ जाएं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आपके प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आपकी चीजों की कीमतें नहीं बढ़ती हैं, तो जाहिर है आपको नुकसान होगा। लेकिन जितने रेट से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, मिसाल पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर महीने 2% से बढ़ती है और अगर प्राइसेस भी 2% से बढ़ जाएं तो फिर आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइसेस वही रहे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहे तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी जो है वो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करती है। बहुत दफा देखें, टेक्नोलॉजी जब आती है तो आप बहुत ज्यादा चीजें कम पैसों में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है। चाइना जो है वो बेसिकली पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है और ये सप्लाई उसकी बड़ी इसी वजह से है क्योंकि उसके पास बेइंतहा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अगर उसके पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना होती तो वो कभी भी ये सारी की सारी सप्लाई जो है वो नहीं कर सकता था। पहले सप्लाई बढ़ती है अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे। इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट किस चीज को एनकरेज करती है, किस चीज को डिस्करेज करती है। जिस तरह इस वक्त आप देखें कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैकेजेस दे रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, बहुत सारे पैकेजेस गवर्नमेंट ओवर द टाइम दे चुकी है आईटी सेक्टर में। तो जिस सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है, टैक्स हॉलीडेज देती है, तो उसमें सप्लाई बढ़ती है। मिसाल में कंस्ट्रक्शन में लोग इस वक्त पैसा लगा रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के पैकेजेस हैं। इससे पहले लोगों ने आईटी में पैसा लगाया क्योंकि आईटी के लिए उन्होंने जो है वो इंसेंटिव्स दिए थे। इसके अलावा नंबर ऑफ फर्म्स हैं, कितने फर्म्स आपकी कॉम्पीट कर रही हैं, कितने फर्म्स आपके साथ मौजूद हैं, कितनी फर्म्स मार्केट के अंदर हैं। जाहिर है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सप्लाई करते हैं। सब्सिट्यूट्स इन प्रोडक्शन है कि कितने आपके पास सब्सिट्यूट्स हैं। जाहिर है और अगर लोग चाहे चीजें खरीद सकते हैं तो आपकी चीजें जाहिर है कम खरीदेंगे, तो जाहिर है आपको जो है वो इस तरह टैक्सेस हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट में टैक्सेस ज्यादा होंगे तो आप कम सप्लाई करेंगे, कम टैक्सेस होंगे तो आप ज्यादा सप्लाई करेंगे। और इसके अलावा प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस हैं, आप कितना प्रोड्यूस करते हैं डिपेंड करता है, या कितना सप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। या मिसाल के तौर पर अगर कीमतें बढ़ने का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप सप्लाई जो है वो बढ़ाते हैं, और कीमतें कम करने का होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप सप्लाई कम करते हैं। तो देर आर मेनी फैक्टर्स विच डिटरमिन योर सप्लाई डिसीजंस। तो आपके जो सप्लाई डिसीजंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, and these all supply decisions depend on so many factors that basically are there. Now again, if you look at this particular kind of a relationship, functional relationship, तो आप देखेंगे quantity demand, quantity supplied, S is for supply and this is for X. Quantity supplied of X is a function of price of X. उसके अपने प्राइस में price of related goods और price of inputs, cost of production, इस तरह wages वगैरह हैं और तमाम other factors. तो आपको पता है कि जो प्राइस में अब पीएक्स में और क्यूएसएक्स में जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आपका जो रिलेशनशिप है वो दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ चीजों की वजह से आपकी सप्लाई बढ़ती है, कुछ चीजों की सप्लाई वजह से आपकी कम होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जिनकी प्राइसेस अगर कम हो, मिसाल में सब्सिट्यूट के प्राइस अगर कम हो तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि जाहिर है आपके लोग चीज नहीं खरीदेंगे। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लीमेंट की सप्लाई कम होगी, जाहिर है कि आपकी जो सप्लाई जो है वो जाहिर है बढ़ेगी। तो बेसिकली आपके पास कुछ चीजों के प्राइस रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, कुछ का पॉजिटिव होता है। कुछ की वजह से आप किसके प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी सप्लाई बढ़ती है, किस चीज के प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी सप्लाई कम होती है। तो दैट इज समथिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ताल्लुक नेगेटिव है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी तो कॉस्ट सप्लाई क्या होगी आपकी, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस योर सप्लाई डिक्रीजेस। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस योर सप्लाई
increases. So that is what something happens. और बकिया सारे factors हैं जो कि आपकी supply को affect कर रहे होते हैं. तो जो supply decision है, जिस तरह आपने देखा था movement along the curve of the demand curve, बिल्कुल इसी तरीके से movement along the curve होती है supply curve के, और supply curve पे भी movement along the curve कब होगी? जब price change होगी. आप देखें कि प्राइस जो है, the price has increased from $10 to $20, and the demand basically supply actually has increased from 5 units to 10 units. So there is a positive relationship between the price and quantity supplied. So you get the positive movement along the curve and the price increases. तो जिस तरह यहाँ पर आपके पास जो है वो मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है और शिफ्टिंग ऑफ द कर्व होती है, आपका सप्लाई कर्व भी जो है वो क्या करेगा? शिफ्ट करेगा. और सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों करेगा? जाहिर है बिल्कुल उसी तरीके से डिमांड कर्व शिफ्ट करता है उन फैक्टर्स की वजह से जिनको आप कांस्टेंट रखते हैं डिमांड कर्व रिलेशनशिप को बनाते हुए. इस तरह मिसाल के तौर पर अगर एक प्राइस 8 है, उस पे पहले लोग जो है वो सप्लाई कर रहे थे 5, लेकिन अब सप्लाई कर रहे हैं 7 यूनिट्स. और ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई हो सकता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई हो सकता है कुछ और ऐसा फैक्टर हुआ हो जिसकी वजह से आपका सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली मूव कर गई. तो सप्लाई कर्व आपका पॉजिटिवली भी शिफ्ट कर सकता है और नेगेटिवली भी शिफ्ट कर सकता है. सप्लाई कर्व आपका नेगेटिवली शिफ्ट जब करेगा जब आपकी सप्लाई किसी सेम प्राइस पे कम हो जाएगी. सपोज करें कि ये आपका सप्लाई कर्व है और ये आपका जो है वो 8 जो 8 जो है वो डॉलर्स पे सपोज करें 8 रुपीस पे प्राइस 5 थी, अब जो है वो 3. So I am getting bit quicker क्योंकि ये they are more actually similar to the analysis that we have already done in the demand. So in the middle if you have got any question, अगर आप कोई कहीं पे भी आप समझें कि you are not able to understand the things, तो please आप उसमें पूछ सकते हैं question. इस पर प्रॉब्लम वाली बात है. अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास है प्रोड्यूसर सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस देखिए, आप जब बाज़-औक़ात मार्केट में जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो जब आप गाड़ी बेचने के लिए जा रहे होते हैं मार्केट में या बाइक बेचने के लिए जा रहे हैं या कोई और चीज़ बेचने के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा आपके पास एक मिनिमम प्राइस आपके ज़हन में होता है. अब वो मिनिमम प्राइस जो है वो ज़ाहिर है मिसाल के तौर पर आपको ये बात पता है कि ये गाड़ी आप बेच देंगे, अगर ये गाड़ी जो है वो 10 लाख तक की बिक गई तो आप बेच देंगे. अगर ये गाड़ी 10 लाख तक में भी बिक गई तो आप इसको बेच देंगे. अगर 10 लाख में भी बिक गई तो आप इसको बेच देंगे. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप मिनिमम उसके लिए जो है वो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है गाड़ी. अगर आपके पास मिसाल के तो आप लेने के लिए तैयार है 10 लाख रुपए, लेकिन अगर वो आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की बेचते हैं, 12 की, 13 की, 15 की, 20 की, तो जितने पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे वो आपका सरप्लस है. तो प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब ये होता है कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर विलिंग टू चार्ज एंड व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग. आप कितना मिनिमम विलिंग है चार्ज करने के लिए और आप कितने आपको पैसे उसके मिल रहे हैं. अगेन जो वही बात है कि आप बेचने के लिए जब भी कोई बेचने वाला मार्केट में निकलता है तो हमेशा उसके जहन में ये होता है कि ये इतने तक का भी बिक गया तो मैं इसको बेच दूंगा. वो इतने तक का बिक गया से मुराद ये है कि वो इतना जो है वो बेसिकली वो मिनिमम प्राइस है जो उसके जहन में है. उसके जहन में एक मिनिमम प्राइस है कि अगर आप मोबाइल फोन बेचने के लिए जा रहे हैं, आपके जहन में है कि अगर 5,000 का भी बिक गया तो आप इसको बेच देंगे, लेकिन अगर वो 6,000 का, 7,000 का, 10,000 का, 20,000 का आपको बिकता है तो आपको फायदा होगा उसका. ऐसा ही है. तो कंज्यूमर सरप्लस इज consumer surplus is a difference between how much a person would be willing to accept for a given quantity for a good versus how much they receive by selling the good at the market price. The difference or surplus amount is the benefit the producer receives from selling the good in the market. आपके ज़हन में 5,000 रुपए मिनिमम आपके ज़हन में है, लेकिन उससे ज़्यादा जो भी मिल रहा है वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपका. तो ये आपको the producer surplus is generated by market price in excess of the lowest price producers are willing to charge. तो देखिए ये एरिया प्रोड्यूसर ये मिनिमम प्राइस है जिस पे आप देने के लिए तैयार हैं और ये प्राइस है जो कि आपको मिल रहा है. तो जितना भी आपको ये है ये सबका सब प्रोड्यूसर सरप्लस. We have talked about the both sides of the market. We have learned about the demand and we have learned about the supply. Now basically we are going to see that what happens when they both interact with each other.
like interaction of them basically is displayed from the concept of market equilibrium. देखिए अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, या मार्केट में डिमांड सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होती। जब हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, आप में से कोई डिफाइन कर सकता है कि क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम? देखिए डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम बेसिकली like you achieve the equilibrium is a condition where the two opposite forces cancel out each other. देखिए इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब आपके पास कोई भी सिस्टम जो है वो किसी एक पॉइंट पे जाके स्टॉप कर जाए। मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक आप टैक्सी हायर करना चाहते हैं और आप टैक्सी वाले के पास जाते हैं कि यू एक्चुअली आस्क हिम टू टेक यू फॉर सर्टेन प्लेस। फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टू एयरपोर्ट, suppose he demands 500 rupees from you, and now suppose that you are not willing to give him 500 rupees, rather you want to pay him 400 rupees. अब देखिए 500 rupees वो प्राइस है जिसपे आपकी सप्लाई मौजूद है लेकिन डिमांड नहीं, और 400 rupees वो प्राइस है जिसपे डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। Now what will happen? There will be a bargaining between the customer and the cabbie. ये जो बार्गेनिंग होगी, उस बार्गेनिंग में से फॉर एग्जांपल दे डिसाइड अबाउट द प्राइस 450। अब 450 एक ऐसा प्राइस होगा से फॉर एग्जांपल जिस पर जो आपका जो शख्स है जो ट्रैवल करना चाहता है वो ट्रैवल करने के लिए तैयार है, और जो कैबी है वो आपको लेके जाने के लिए तैयार है। तो ये 450 रुपीज वो प्राइस है जिसमें बार्गेनिंग खत्म हो जाएगी। 450 रुपीज वो ऐसा प्राइस होगा जिसके ऊपर दोनों जो है वो मुतमईन हो जाएंगे। एक जो आपका जो कैब ड्राइवर है वो आपको लेके जाने के लिए तैयार होगा और आप जो है वो उसके साथ जाने को तैयार होंगे। तो ये बेसिकली जाहिर है कि वो प्राइस होगा जिसपे आपकी बार्गेनिंग रुक जाएगी। लेकिन अगर प्राइस वो मिसाल के तौर पर वो कहता है 475 और आप कहते हैं 425, वो कहता है 460, आप कहते हैं 440, और वो कहता है कि 455, आप कहते हैं कि 445, तो बेसिकली जाहिर है लेकिन ये कि ये सब प्राइस ऐसे हैं जिन पे आपका इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम वो होगा जहां पे आप दोनों रुक जाएंगे और जहां पे आपका जो है वो एक डील जो है वो फाइनल हो जाएगी। ये डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बेसिकली जाहिर है कि आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई दो ऑपोजिट फोर्सेज हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में चीजों की कीमत कम हो रही है, अगर चीज की कीमत कम होगी तो क्या होगा डिमांड के साथ? अगर किसी चीज की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पे क्या होगा? जब चीज की कीमत कम होगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। देखिए ये दो ऑपोजिट फोर्सेज हैं। एक ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन उस प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। देखिए मार्केट में एक टेंशन होती है, मार्केट में एक वॉर होती है। जब आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो तो बार्गेनिंग में क्या होता है? अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो तो बार्गेनिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि जो कंज्यूमर है वो ये चाहता है कि कम से कम प्राइस पे करे, और जो प्रोड्यूसर है वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस ले। तो इक्विलिब्रियम वहां पर आता है जहां पे डिमांड मीट करती है सप्लाई को। सपोज करें यहाँ पे केस हमने दिया हुआ है कि प्राइस इज टू लो, प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से कम है। अब अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से कम होगा तो क्या होगा? अब इस प्राइस पे कितनी सप्लाई हो रही है? 6 यूनिट्स, लेकिन डिमांड कितनी है? 12 यूनिट्स। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास शॉर्टेज है 6 यूनिट्स, यानी मार्केट में जितने यूनिट्स डिमांड हो रहे हैं उतने यूनिट सप्लाई नहीं हो रहे। जब ऐसा होगी सिचुएशन तो क्या होगा? अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होगा? शॉर्टेज बढ़ेगी सर, शॉर्टेज हो प्राइसेस जाएगी। बढ़ेगी जी। तो मार्केट में जिस तरह बकरीद के जमाने में हम ये कहते हैं कि आखिर में जो है वो कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें क्यों कम बढ़ जाएंगी? क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो कीमतें जो है वो बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर कीमत बढ़ के 6 हो गई। अब 6 पे जो है वो क्या हुआ? आपके पास जो है वो जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कर्व पे आपकी जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी? सप्लाई कर्व पे मूवमेंट कैसी होगी? जब कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है? बढ़ती है कम होती है? बढ़ जाती। बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि सप्लाई कर्व पे आपकी मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव होगी, और डिमांड कर्व पे आपकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, पीछे की तरफ जाएगी। और ये अगर कीमत $7 हो जाए या 7 रुपीज हो जाए तो डिमांड और सप्लाई दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे?
बराबर हो जाएगी। ये $7 पे जो एक क्वांटिटी आ रही है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ रहे हैं भैया आप लोग बात इसको? अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हो, अगर 9 है तो इस पे डिमांड जो है वो हमारी 6 यूनिट है और सप्लाई जो है वो 14 यूनिट्स है। कितने का सरप्लस है? 8 यूनिट्स का। मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, तो इस सूरत में क्या होगा? अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो क्या होता है? सर प्राइसेस कम फ्लो हो करनी पड़ती है, चीजों की कीमतें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है। कम हो जाती है। जब चीजों की कीमत कम होगी तो क्या होगा? फिर सप्लाई सर पे डिमांड बढ़ आपकी जाएगी। डिमांड, जी डिमांड बढ़ डिमांड जाएगी और बढ़ेगी। सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो जब 8 यूनिट हो जाएगी प्राइस, जब 7 यूनिट हो जाएगी, तो 8 यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि $7 पे खरीदने वाला खरीदने के लिए तैयार है और बेचने वाला बेचने के लिए तैयार है। ये समझ में आती है बात आपको? यस सर। गुड। इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास एक वेरिएशंस हैं प्राइस रिस्ट्रिक्शंस की। देखिए, पूरी दुनिया में बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन करती है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके क्या करती है, चीजों की कीमतें सेट कर देती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि हमारे पास एक लॉ है, मिनिमम वेज लॉ। क्या लॉ है हमारे पास? मिनिमम वेज लॉ। मिनिमम वेज लॉ क्या है? प्राइस फ्लोर है सर। नहीं, मिनिमम वेज लॉ, जी प्राइस फ्लोर तो है, लेकिन है क्या लॉ वो? कम से कम सैलरी जो है ना वो किसी भी काम की जो फिक्स की जाए। जी बिल्कुल। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त हमारी जो मिनिमम वेज रखी हुई है वो 25,000 रुपीज रखी हुई है। ऐसा ही है जी ऐसे ही। जी, 25,000 मिनिमम वेज है। अब ये उन्होंने जो प्राइस है लेबर की वो फिक्स कर दी है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है भाई? ये मिनिमम वेज का जो लॉ है ये रखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब देखिए, अच्छी बात तो इस सेंस में है कि ज़ाहिर है मजदूरों को तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, लेकिन बुरी बात इस सेंस में है कि जो कीमत है वेजेस है लेबर की, ये एक्विलिब्रियम से ज्यादा रखी गई। जिस तरह आमतौर पे जो प्राइस फ्लोर्स होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे देखें, ये लेबर की डिमांड है और ये लेबर की सप्लाई है। असल में उनकी वेज बनती है, से फॉर एग्जाम्पल 18,000। कितनी बनती है? 18,000। लेकिन गवर्नमेंट ने कितना रखी है उसकी? 25,000। 25,000। अब इस 25,000 में क्या होगा कि सप्लाई लेबर की ज्यादा होगी और डिमांड लेबर की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये जो सप्लाई, एक्स्ट्रा सप्लाई, इसके साथ क्या करेगी गवर्नमेंट? रिवाइज करेगी मिनिमम वेज रेट। नहीं, मिनिमम वेज रिवाइज नहीं होता ना, बेसिकली बाय लॉ जो है वो उसको कर देते हैं। अब गवर्नमेंट को वो सरप्लस बाय करना पड़ता है। अब इसी तरीके से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी प्राइस सपोर्ट्स होती हैं। मिसाल में वीट जो है उसको चाहते हैं कि लोग ज्यादा प्रोड्यूस करें तो उसका मिनिमम प्राइस रख देते हैं, वो इसको प्राइस सपोर्ट्स बोलते हैं। अब ये प्राइस सपोर्ट रखने का क्या मकसद होता है? इसलिए कि मजदूर जो है वो, किसान जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करें उस चीज को। लेकिन ये जो प्राइस फ्लोर रखा जाता है वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा रखा जाता है। अब उस प्राइस पे प्रोडक्शन तो हो जाती है लेकिन डिमांड नहीं होती, तो उसको गवर्नमेंट को खरीदना पड़ता है और खरीद के उसको सब्सिडी पे बेचना पड़ता है, तो ये बड़ा ज़ाहिर नुकसान है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग्स लगा देती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर बहुत सारी जगहों पे रेंट कंट्रोल होता है कि आप जो घर है उसको आप इससे ज्यादा रेंट पे नहीं दे सकते। तो रेंट कंट्रोल जो होता है उससे क्या होगा? रेंट कंट्रोल से क्या होगा भाई? सर जो गवर्नमेंट ने वेजेस रखी है उसको मेरे ख्याल से मीट कर दिया जाएगा कि उसके पास पे करने के पैसे होंगे उसकी इनकम के मुताबिक। नहीं, बेसिकली देखिए होगा क्या उससे, जैसे एक्सेस चार्जिंग करेगा ये। वो देखिए रेंट कंट्रोल करने से क्या होगा कि आपके पास जो है वो, अब मिसाल के तौर पे घरों लोगों ने रेंट देना छोड़ देंगे, रेंट पे देना छोड़ देंगे तो क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं घर का रेंट जो है वो 20-50 हजार रुपए पे दें, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप 30,000 से ज्यादा पे रेंट नहीं दे सकते,
आप समझते हैं कि 30,000 रुपए अच्छा प्राइस नहीं है जिसपे आपको रेंट पे देंगे, तो आप क्या करते हैं उसको? सर रेंट पे नहीं देंगे फिर यही होगा। आप रेंट पे नहीं देंगे, और जब आप रेंट पे नहीं देंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि जाहिर है मकानों की सप्लाई जो है मार्केट में कम सप्लाई हो कम हो जाएगी, जाएगी बिल्कुल। और जब मार्केट में सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, सॉरी डिमांड बढ़ जाएगी फिर। जी, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो फिर ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करेगी, जी और जाहिर है कि आपके पास लोगों को नुकसान होगा, लोग जो है वो जाहिर है उनको परेशानी होगी, और लोग जो है वो उनको देखना पड़ेगा, और जाहिर है उनको जो है वो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेसिकली जाहिर है कि बहुत सारे नुकसान होते हैं इसके। ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करती है। इस तरह चीनी की एक दफा जो है वो गवर्नमेंट ने प्राइसेस को सेट कर दिया। अब प्राइसेस गवर्नमेंट ने जो है वो इक्विलिब्रियम से कम सेट कर दिए। जब इक्विलिब्रियम से वो कम सेट करते हैं प्राइसेस, तो उससे क्या होगा? अब उससे लोगों की लाइनें लग गई बाजारों में। जब लोगों की लाइनें लगती है बाजारों में तो क्या होता है? अच्छा सप्लाई डिमांड शॉर्ट हो बढ़ती गई, है, डिमांड जी, आपको जो है वो शॉर्टफॉल होता है। इतना टाइम आपको वेट करने में लग जाता है उसको चीज को खरीदने के लिए, कि जितना, और उसके आपके पास जैसे मिसाल पे आपको 2 घंटे लग गए खरीदने में। अब 2 घंटे लग के आपने उसको चीज को खरीदा है। अब 2 घंटे में आप अगर मिसाल के तौर पर 200 रुपए कमा सकते थे, तो लेकिन आपने वहां पे जो है वो खड़े होके जो है वो सिर्फ 10 रुपए बचाए। समझ रहे हैं आप बात? तो ये बेसिकली जाहिर है बहुत ज्यादा इसके लॉसेज होते हैं। इसके बारे में जाहिर है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अभी इसको हम आगे देखते हैं क्या इसका मतलब है और कैसे होता है इसके अंदर। देखिएगा, सपोज करें ये प्राइस सीलिंग लगा देती है गवर्नमेंट। वो कहती है कि भाई इतने मिनिमम आप जो है वो मैक्सिमम प्राइस ले सकते हैं किसी चीज के। सपोज करें कि चीनी की जो है वो कीमत, असल कीमत है वो है 70 रुपीज, और गवर्नमेंट कहती है कि आप उसको 40 रुपीज पे सेल करें। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 100 से ज्यादा थी तो गवर्नमेंट ने कहा 70 रुपीज पे आप सेल करें। सपोज करें ये है। अब ये प्राइस सीलिंग लगा दी गवर्नमेंट। जब ये प्राइस सीलिंग लगाएगी तो गवर्नमेंट तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई जी कम होगी। जी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगा। अब शॉर्टेज बेसिकली देखें, ये वो शॉर्टेज है जो कि आपको नुकसान करेगा। नुकसान इस सेंस में कि लोग खरीदने के लिए खड़े होंगे लेकिन उनको मिलेगी नहीं चीज। लोग खरीदने के लिए खड़े होंगे लेकिन उनको चीज जो है वो नहीं मिलेगी। जब चीज नहीं मिलेगी तो क्या होगा? प्राइस प्राइस ऑटोमेटिक बड़ी महंगी हो जाएगी, सॉरी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जी, ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करेगी, या फिर देखें आपको जो है वो एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा। अब इसमें 2 कीमतें आप दे रहे हैं, एक तो चीज की कीमत और दूसरे इंतजार की कीमत। क्यू लगानी पड़ेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। आपको मिसाल पे वो चीज मिलेगी नहीं, या आप ब्लैक मार्केट से उसको खरीदेंगे, महंगी खरीदेंगे, तो ये एक्चुअल फुल प्राइस आपकी जो है वो उस प्राइस से कहीं ज्यादा होगा जो कि आपको इक्विलिब्रियम प्राइस में देना पड़ता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्वांटिटी जो है वो आप इस प्राइस पे, क्वांटिटी डिमांड जो है वो आप इतनी कर रहे हैं, और आप ये क्वांटिटी डिमांड जो है वो इस प्राइस पे देने के लिए मिलेंगे। तो ये एक्चुअली जो है वो इसका जितनी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, इसका आमतौर पे इकोनॉमिक टर्म्स में मार्केट को नुकसान होता है। तो जो फुल प्राइस वो पे कर रहा है, वो 2 प्राइस है। एक तो वो प्राइस है जो कि सीलिंग की प्राइस है, और दूसरी वो प्राइस है जो कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि नॉन पेक्यूनियरी प्राइस। जैसा मिसाल के तौर पर आपको 1 घंटा वेट करना पड़ता है मार्केट में खड़े होके किसी चीज को खरीदने के लिए। अगर आप 1 घंटा वेट करेंगे तो उस 1 घंटे की कॉस्ट तो है ना, कि आपको जाहिर है कि आपको, आप नौकरी पे नहीं जाएंगे, 1 घंटा आप काम नहीं करेंगे, 1 घंटा आप आराम नहीं करेंगे, 1 घंटा और आप जो है वो धूप में खड़े होकर परेशान होंगे, या किसी जगह पे खड़े होकर परेशान होंगे, तो उसकी कॉस्ट है। तो वो लाइक आमतौर पे टाइम कॉस्ट वैल्यू ऑफ ज्यादा हो मनी, जाती है। जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन आपकी जो दूसरी, जो मनी के अलावा जो कॉस्ट आती है वो आपकी कॉस्ट आएगी। और वो कॉस्ट आपकी जाहिर है कि आपके और आपकी जो एक्टिविटीज है वो मुतासिर होंगी, कि अगर आप सारा दिन लगा के चीनी खरीदेंगे तो फिर आप बकिया सारे दिन में क्या करेंगे आप? तो आपकी जाहिर एक्टिविटी जो है वो कम होती है। तो ये बेसिकली जाहिर है कि ये इसकी एग्जाम्पल है। अगर बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है प्राइस जो है वो सेट कर दे, जैसे मिनिमम वेज है, वो एक्चुअल वेज से ज्यादा वेज सेट कर दे, या जो वीट के प्राइस है वो एक्चुअल वीट के प्राइस से ज्यादा कर दे, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपके पास क्या आएगा? सरप्लस। अब इस सरप्लस को गवर्नमेंट क्या करेगी? आप देखेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टील मिल को तबाह किया, पाकिस्तान रेलवेज को तबाह किया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तबाह किया। क्यों तबाह किया? क्योंकि उनको, उनके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ी।
और वो एम्प्लॉयमेंट इसलिए देना पड़ी क्योंकि जाहिर है कि उनके पास सरप्लस लेबर मौजूद था, और वो सरप्लस लेबर को अगर जॉब नहीं मिलती थी तो जाहिर है वो रिवोल्ट करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, या वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि उनको जो है वो मिले, नौकरियां मिले। तो उनको जो है उन लोगों ने उनको नौकरियां दी, और उनको नौकरियां देने से क्या हुआ, वो इदारे जो थे, जो कि प्रोडक्टिव इदारे थे, जो इदारे बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे, वो इदारे जो है वो बैठ गए। तो ये बहुत नुकसान होता है गवर्नमेंट को, और इसका ज़ाहिर है सरप्लस गवर्नमेंट को बाय करना पड़ता है। बाजू का वीट के प्राइस, आपके पास राइस के प्राइस गवर्नमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा रख देती है। तो अगर वो ज्यादा कर देती है तो किसान ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जब किसान ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उन्हें वो खरीदना पड़ता है, जब वो खरीदते हैं तो फिर जाहिर है उसको बेचने के लिए उन्हें सब्सिडी देना पड़ती है। तो वो खरीदते महंगे हैं, बेचते सस्ता है, तो जाहिर है उनको नुकसान होता है, टैक्स पेयर्स मनी होती है, और फिर वो बाद में उसको टैक्स के जरिए कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स है इसकी। तो बिल्कुल, क्योंकि वो शायद उनका जो है वो कप ऑफ टी एनालिसिस करते हैं कि यो इन कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस वी कंपेयर टू डिफरेंट इक्विलिब्रिया, we see the conditions due to which the equilibrium moves, and we find out whether the equilibrium is moving upward or downward, what actually the new equilibrium is entailing. तो ये कुछ situations हैं जो कि आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर, जिस तरह मिसाल में comparative static analysis, from one equilibrium to other equilibrium जब आप जाते हैं तो आपके prices बढ़ते हैं, quantity बढ़ती है, या prices कम होते हैं, quantity कम होती है। How do equilibrium price and quantity change when the determinant of supply and or demand change? Now look at the event. The Wall Street Journal reports that the prices of the PC components are expected to fall by 5 to 8% over the next 6 months. Wall Street Journal क्या रिपोर्ट कर रहा है आपको कि पीसी कंपोनेंट्स के जो प्राइसेस हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनके जो कंपोनेंट्स के प्राइसेस हैं वो 5 to 8% कम होने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 6 months. आपका सिनेरियो, अगर आप यू आर ए मैनेजर ऑफ अ स्मॉल फर्म दैट मैन्युफैक्चर्स पीसीज, दूसरा सिनेरियो आपके सामने है कि यू मैनेज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी। अगर आप एक पीसी मैन्युफैक्चरर हैं और पीसी कंपोनेंट के प्राइसेस कम होने वाले हैं फ्यूचर में, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? अगर आप एक पीसी मैन्युफैक्चरर हैं और पीसी कंपोनेंट जो आप उसके अंदर कंपोनेंट यूज करते हैं उनकी कीमतें कम होने वाली हैं, तो क्या होगा आपके साथ? इसका मतलब ये होगा कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। जी बोले। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और मीन टाइम मैं अपनी प्रोडक्शन को रोक दूंगा ताकि इन फ्यूचर जो प्रोडक्ट्स आ रही हूँ मुझे महंगी ना पड़ रही हो मार्केट के हिसाब से। हाँ नहीं, बेसिकली मतलब जाहिर है कि आपका जो है वो आपको ये अंदाजा होगा कि आपका जो बेसिकली जाहिर है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर है कि आप उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? और सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ क्या होगा? तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम, क्योंकि जितने नहीं, जब प्राइसेस कम होंगे तो उनके सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ेगी ना, तो उनके सॉफ्टवेयर के प्राइस बढ़ेंगे। पीसीज के प्राइसेस कम होंगे, सॉफ्टवेयर के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे पीसी सॉफ्टवेयर के प्राइस? क्योंकि देखें, जब कंप्यूटर ज्यादा खरीदे जाएंगे और बनेंगे तो जाहिर है लोगों को ज्यादा सॉफ्टवेयर चाहिए, उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो एक ही चीज जो है वो एक इंडस्ट्री की सप्लाई को अफेक्ट कर रही है, दूसरी इंडस्ट्री की डिमांड को अफेक्ट कर रही है। समझ रहे हैं आप बात? देखिएगा इधर, comparative state analysis shows how the equilibrium price and quantity change when the दोबारा आ गया। अच्छा, look at the big picture. अगर आप स्मॉल पीसी मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या होगा? आपकी सप्लाई जो है वो क्या होगी? अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है ना, जब पीसी कंपोनेंट्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही है, प्राइसेस कम होंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब इसको देखते हुए आपको क्या करना चाहिए? PC prices are likely to fall and more computers will be sold. Use this to organize your action plan. You have to make arrangements with the contractor, create inventories, call human resources, employ more people, do the marketing, and I need the quantitative estimates. Yes, you need the quantitative estimates to find out how much impact it's going to create.
Now think about the software maker. जो सॉफ्टवेयर मेकर है उसके साथ क्या होगा? सॉफ्टवेयर की डिमांड के साथ क्या होगा? सॉफ्टवेयर की सर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। जी, सॉफ्टवेयर की डिमांड्स बढ़ेगी। क्यों डिमांड बढ़ेगी उसकी? क्योंकि जो पीसी ज्यादा करेंगे तो लोग ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जी, जाहिर है आपको हर एक पीसी के लिए विंडोज चाहिए, तो जितनी पीसीस बन रहे हैं उतने विंडोज चाहिए, जितने पीसी चाहिए उतने उतने ऑफिस चाहिए, उतने वो चाहिए। तो जाहिर है उनके प्राइसेस बढ़ेंगे और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली अब आप उसको प्लान करना चाहिए कि आप किस तरीके से आपने इसको प्लान करना है। तो शुरू में हम लोगों ने केस स्टडी पढ़ी थी और केस स्टडी में हमने देखा था कि क्या देखा था कि जो है वो कुछ कंपनीज जो हैं वो अपनी चिप की मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद करने जा रही हैं। जब वो चिप की मैन्युफैक्चरिंग बंद करेंगी तो उससे चिप के प्राइसेस के साथ क्या होगा? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगी। और जब वो बढ़ेंगी तो उससे सप्लाई जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कम हो और उसकी कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी। और जब कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि वो जो है वो जो ओनर है वो अपने पर्सनल मैनेजर से डिस्कस करना चाह रहा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो क्या बेसिकली करना चाहिए। तो जाहिर है वो डिस्कस करेंगे कि wisdom of going ahead with a plan to double PC solutions workforce at this time। जाहिर है उसको इस टाइम पे जो है वो उनको अपनी सोल्यूशन जो है वो अपनी अपनी वर्कफोर्स को डबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे। So use supply and demand analysis to clarify the big picture, the general impact of the current event on the equilibrium prices and quantities. Organize an action plan that you need to arrange raw materials and everything.